हे व्यूअर्स, यू आर वाचिंग एंडीवर फॉर यू। अभी आप लोगों ने देखा ये एलडीसी एग्ज़ाम जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था उसके जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 52 तक। अब हम इसके आगे देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं। और ये प्रश्न सिर्फ जेपीएससी के लिए ही नहीं, जो जेएसएससी, एसएससी और अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, अगर उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा और आप ये भी अंदाज़ा लगाइएगा कि आपका कितना सारा प्रश्न सही आप कर पाते हैं। उससे आपका तैयारी का भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 52 के आगे से प्रश्न संख्या 53 शुरू करते हैं। राजा राम मोहन राय ने पूर्व एवं पश्चिम के विचारों का संश्लेषण किया। निम्न में से कौन भारतीय समाज के पुनर्जनन हेतु स्वसिद्धि नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है तर्क संगत एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बी है सभी पुरुष एवं महिलाओं में प्रतिष्ठा एवं सामाजिक समानता का सिद्धांत। सी में है देश में नव पूंजीवाद एवं उद्योग की पुनरुत्थान। और डी में है विदेशी शासन से स्वतंत्रता। तो जैसे ही अगर आपको भक्ति आंदोलन के आसपास का जानकारी होगा तो यह पता होगा कि राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण में बहुत बड़ा योगदान था और उन्होंने कई सारी रूढ़िवादी हमारी जो सती प्रथा वगैरह था उसका उन्होंने विरोध किया था और कई बुक भी लिखे थे, पत्र पत्रिकाएं भी छपा। लेकिन ये जो मॉडर्न कैपिटलिज्म था और उद्योग के स्थापना के ये खिलाफ थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न फिर देखते हैं 54। भारत में आंग्ल शिक्षा के आरंभ का श्रेय ईसाई मिशनरियों का जाता है। मतलब अंग्रेजी शिक्षा भारत में मिशनरीज ही शुरू किया था। तो इनमें से कौन मिशनरी इसमें अग्रणी रही? तो पहला है विलियम कैरे, डेविड हैरी, अलेक्जेंडर डफ और आर हार्बर। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सी है ये इसका सही आंसर है, जिसको अलेक्जेंडर डफ कहते हैं। ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज का भी स्थापना का श्रेय है और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के स्थापना में इनका बड़ा योगदान रहा था। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से आर्य समाज के किस कार्यक्रम द्वारा भारत में सांप्रदायिकता का विकास हुआ? जैसे पहला ऑप्शन है महिलाओं में शिक्षा का प्रसार। बी में है छुआछूत का उन्मूलन। सी में है शुद्धि आंदोलन और डी में है पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार एवं विज्ञान की शिक्षा। तो ये ऑप्शन ही सफिशिएंट है इसका आंसर समझने के लिए कि सांप्रदायिकता का विकास एक्चुअली में क्या हुआ था कि जो लोग दूसरे धर्म जैसे क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिए थे और फिर उससे वापस आए तो उसके लिए शुद्धि आंदोलन आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था और इसी वजह से ये भारत में सांप्रदायिकता का विकास हुआ। इस यहाँ जो ऑप्शन अवेलेबल है उसके हिसाब से, तो यहाँ पे आंसर हमारा सी होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 56। सत्याग्रह सभा का संगठन किसने किया जिसके सदस्यों ने रॉलेट एक्ट को न मानने की शपथ ली? एक्चुअली में ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, आप सीधे सीधे ऐसे समझ सकते हैं कि सत्याग्रह सभा का गठन किसने किया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये काम मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, महात्मा गांधी और मजहर उल हक में महात्मा गांधी का था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 57 है। किसके सुझाव पर बंगाल विभाजन विभाजन दिवस को राखी बंधन दिवस के रूप में जश्न मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है एस.एन. बनर्जी, बी है महात्मा गांधी, सी है आर.एन. टैगोर और डी है रविंद्र घोष। तो बंगाल विभाजन अंग्रेज़ों का एक कूटनीति चाल था, बांटो और शासन करो का। तो ये इस 16 अक्टूबर 1905 को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये जश्न के रूप में मनाया गया था।
फिर देखते हैं अगला सवाल 58। 1892 में आयु की सहमति का अधिनियम किसके प्रयासों द्वारा प्रभावी हुआ? इसको थोड़ा अंग्रेजी में देखिए तो समझ में आएगा। Whose efforts led to the enactment of the Age of Consent Act 1892? तो इसका ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, बी है एस बंगाली, सी है बेहराम जी एम मालावारी और डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बेहराम जी मालावारी, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 1917-18 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की समस्या के निदान हेतु तो महात्मा गांधी ने किस अति नवीन एवं मूल पद्धति को अपनाया? ये थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड का सवाल है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसका पहला ऑप्शन है उन्होंने प्राणायाम तथा उपवास किया। तो ये सही नहीं है क्योंकि ये तो मील स्ट्राइक के संदर्भ में है। बी है उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ कर के भुगतान न करने पर जोर दिया। ये 17-18 का बात नहीं है। सी में है उन्होंने कृषकों के कष्टों की जानकारी हेतु क्रमिक एवं आधिकारिक जांच की। ये इसका सही आंसर है। और डी देख लेते हैं उन्होंने नील उत्पादन के निर्देशों को न मानने हेतु कृषकों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया। तो कभी भी गांधी जी आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित नहीं कर सकते थे। एक्चुअली में इन्होंने क्या किया कि करीब 8,000 किसानों का इन्होंने बयान रिकॉर्ड किया और उसका प्रति परीक्षण किया। तो यही ऑप्शन नंबर सी है जो कृषकों के कष्टों की जानकारी है तो क्रमिक एवं आधिकारिक जांच की। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 60। एम.जी. रनाडे ने निम्न में से किस ईश्वरीय दर्शन का अनुमोदन किया? पहला है रहस्यवाद, बी है वेदांतवाद, सी है सर्वेश्वरवाद और डी है भक्ति पंथ। तो हमारे हिसाब से एम.जी. रनाडे ने भक्ति पंथ का अनुमोदन किया। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया? ए ऑप्शन है चौधरी खलीकुल जमा, बी है फजलुल हक, सी है मोहम्मद अली जिन्ना, डी है चौधरी रहमत अली। तो आप सोचिए इनका एक बहुत फेमस बुक था नाउ एंड नेवर, उसमें उन्होंने जिक्र किया था। तो इसका सही आंसर होगा चौधरी रहमत अली। अगला सवाल देखते हैं प्रश्न संख्या 62। निम्न में से किसने इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया? इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका। तो ए ऑप्शन है श्रीनिवास शास्त्री, बी है श्यामजी कृष्ण वर्मा, सी है मदन लाल ढींगरा, डी है हरदयाल। तो इसका सही आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्होंने 1905 से 1914 के बीच में इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अब हम अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63 पे ध्यान देते हैं। निम्न में से किसने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है एनी बेसेंट। तो आप जानते ही होंगे ये बहुत पॉपुलर व्यक्ति थे आज़ादी के समय का और इसका आंसर सबको पता होगा, कोई गलती नहीं करेगा इसे। ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। ज्योतिबा फुले संबद्ध थे। ए में है कृषक आंदोलन, बी है जाति विरोधी आंदोलन, सी है ट्रेड यूनियन आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ही ज्योतिबा फुले का नाम आता है तो आप जान सकते हैं कि जो हमारे देश में जाति व्यवस्था के बारे में जो भी था उसकी कुरीतियों उसका इन्होंने विरोध किया था। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाति विरोधी आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में किस स्थान पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1839 में पहला आधुनिक स्कूल खोला था? तो इसका ऑप्शन ए है हजारीबाग, बी है धनबाद, सी है चक्रधरपुर और डी है किशनपुर रांची। तो इसका आप उत्तर पता करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इसके बारे में हमें भी कोई आइडिया नहीं है, परहैप्स हो सकता है कि इसका आंसर किशनपुर रांची हो। तो इसका आंसर हम आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं।
फिर नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। गोनू पिंगुआ कोल्हन में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के एक महत्वपूर्ण नेता थे। गोनू पिंगुआ वे किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन ए है 1831-32 का कोल विद्रोह, बी है 1857 का विद्रोह, सी है सरदारी लड़ाई, डी है ताराचंद आंदोलन। अब आप आंसर सोच के बताइए, तब तक हम देखते हैं कि किसका किसका जवाब आता है। इसका सही आंसर है 1857 का विद्रोह। फिर अगला सवाल देखते हैं। भोगनाडीह झारखंड के किस आंदोलन से संबंधित है? भोगनाडीह में हमारे संथाल हुल के नेता के भाई लोग थे, उनका जन्मस्थली माना जाता है। तो ये बहुत आसान और झारखंड के लोग के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए बहुत सा आसान सवाल है। पहला ऑप्शन है संथाल हुल, बी है बिरसा उल गुलाम, सी है कोल विद्रोह, डी चुआड़ विद्रोह। तो इसका सही आंसर है संथाल हुल। अगला सवाल देख लेते हैं 68। निम्न में से कौन सा संगठन सचिन सान्याल एवं जोगेश चंद्र चटर्जी द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये एक संगठन का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए है लेबर किसान पार्टी, बी है युगांतर, ये एक पत्रिका था, जान ही रहे होंगे, सी है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और डी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो इसका सही आंसर है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे का सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। झारखंड के निम्नलिखित जनजाति समुदाय में से कौन द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है? द्रविड़ भाषा से कौन संबंधित है? ए ऑप्शन है मुंडा, बी संथाल, सी हो और डी उरांव। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, ये द्रविड़ भाषा उरांव समूह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70। घर बंधु रांची स्थित स्टोन लिथोग्राफिक प्रेस से छपने वाली एक पाक्षिक पत्रिका थी, यह किस भाषा में प्रकाशित होती थी? ऑप्शन नंबर ए है मुंडारी, बी है हिंदी, सी है बांग्ला और डी अंग्रेजी। तो आपको जानकारी हो या ना हो, जैसा कि हमें जानकारी है, ये GEL चर्च मिशन के द्वारा ये घर बंधु शुरू किया गए थे, जो पाक्षिक पत्रिका थी। तो इसका जो भाषा था वो हिंदी भाषा में प्रकाशित होती थी। फिर आगे सवाल देखते हैं 71। झारखंड के आदिवासी समाज में हातू शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? ए है शहर, बी है जंगल, सी है गांव, डी है बंदरगाह। तो जिन लोगों को या जिन परीक्षार्थियों को झारखंड के लोकल जो यहाँ का कल्चर, भाषा वगैरह है, इसके बारे में जिन्हें जानकारी होगा वही इसका जवाब दे सकते हैं। तो एक विलेज काउंसिल होता था, है ना, विलेज काउंसिल के लिए हातू शब्द का इस्तेमाल होता था। तो उसमें गांव के लिए ये प्रयुक्त होता था। झारखंड के आदिवासी समाज में हातू शब्द गांव के लिए प्रयुक्त होता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। मांदर क्या है? वाद्ययंत्र, कृषि उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही आसान सवाल है, ये एक वाद्ययंत्र है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा विद्रोह गांधीवादी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित था? ए है बिरसा उल गुलाम, बी है ताना भगत आंदोलन, सी है कोल विद्रोह और डी है संथाल हुल विद्रोह। तो जानते ही होंगे कि गांधी जैसा टोपी पहन के जो भी झारखंड में आंदोलन में भाग लेता है वो सब ताना भगत ही होते हैं। इन्होंने गांधी जी को अलग अलग आंदोलन के समय कुछ पैसा भी इकट्ठा, कभी 400 कभी कुछ रुपया, अलग अलग आंदोलन में ये सहयोग किया करते थे उस समय, आज़ादी के आंदोलन के समय। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी ताना भगत आंदोलन सही होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। झारखंड में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? पहला ऑप्शन ए है जतरा उरांव, बी है बुद्धू भगत, सी है बिरसा मुंडा, डी है माता हो। तो इसका सही आंसर है जतरा उरांव। क्वेश्चन नंबर 75 ले लेते हैं। पृथ्वी तल पर कौन सा भूकंप सर्वाधिक नुकसान करेगा? ऑप्शन ए है कम गहरे हल्के गहरे भूकंप, बी है मध्यम गहरे भूकंप, सी है अधिक और तीव्र गहरे भूकंप या डी है ये सभी।
तो भूकंप के बारे में आप थोड़ा सा जब सोचेंगे या जानकारी होगा तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि भूकंप का जो एपी सेंटर है वो जितना गहरा होगा, है ना, भूकंप का जो फोकस है वो जितना गहरा होगा तो उसका पृथ्वी के सतह पे उसका नुकसान उतना ही कम होगा। तो अधिक तीव्र गहरे भूकंप जो कि 300 से 700 किलोमीटर के पृथ्वी में गहरे उत्पन्न होते हैं। मध्यम गहरे भूकंप जो 70 से 300 किलोमीटर के बीच उत्पन्न होते हैं, और जो कम गहरे भूकंप है 0 से 70 किलोमीटर के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो ये जो कम गहरे और हल्के भूकंप है इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा, ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा रिलीज करेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान ये करेगा। अगला सवाल देखते हैं, यारडांग एवं जूगेन निम्नलिखित में से किसकी प्रक्रियाओं से निर्मित होते हैं? तो जैसे ही जूगेन का नाम आता होगा तो आप देखते होंगे समुद्र, रेत और वायु। तो नदी जल ये ऑप्शन है, बी में वायु है, सी में हिमनद है, डी में समुद्री तरंगों। तो इसका निर्माण वायु के द्वारा होता है। फिर अगला सवाल देखते हैं, स्थानीय पवन फौन खाली स्थान में प्रवाहित होती है, किस जगह पे पवन प्रवाहित होता है? ए में ऑप्शन है आल्प्स, बी में है रॉकी, सी में है एटलस और डी है हिमालय क्षेत्र। तो पवन शब्द की उत्पत्ति हुई है फौन शब्द का, वो आल्प्स क्षेत्र से ही हुआ है। तो ये आल्प्स क्षेत्र में प्रवाहित होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, गांधी सागर डैम का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ऑप्शन ए है नर्मदा, बी है महानदी, सी है कावेरी और डी है चंबल। तो आप जानते होंगे कि गांधी सागर डैम ये चंबल नदी पर इसका निर्माण हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 79 आगे देख लेते हैं, हो भाषा लिखने के लिए 12 क्षिति लिपि का विकास किसने किया था? ऑप्शन ए है रघुनाथ मुर्मू, बी है लाको बोदरा, सी है रामदयाल मुंडा, डी इनमें से कोई नहीं। तो रघुनाथ मुर्मू के बारे में जानते ही होंगे कि ये संथाली लिपि ओलचिकी के लिखने के लिए ये विकसित किए थे। तो इसका सही आंसर है लाको बोदरा, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 80, फिलीपींस का पिनाटुबो ज्वालामुखी का नाम है, ये किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है विलुप्त ज्वालामुखी, बी है सुषुप्त ज्वालामुखी, सी है सक्रिय ज्वालामुखी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये एक एक्टिव ज्वालामुखी है। एक्चुअली में 1991-92 में ये दोबारा सक्रिय हुआ था। इसके पहले 400 साल से ये सक्रिय नहीं था और 1991-92 के बाद ये फिर से सक्रिय नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 81, सिलिकॉन घाटी जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का जन्म स्थान है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूयॉर्क, बी है लॉस एंजलिस, सी है शिकागो, डी है कैलिफोर्निया। ये प्रांत नहीं, सॉरी, ये शहर का नाम है। सिलिकॉन घाटी जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का जन्म स्थान है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जगह पे स्थित है? तो जानते हैं सिलिकॉन घाटी बहुत फेमस है कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो ये कैलिफोर्निया में स्थित है। फिर 82 में देख लेते हैं कि कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से नहीं गुजरती है? कहाँ से गुजरती नहीं, कहाँ से ये नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन ए है मिजोरम, बी है त्रिपुरा, सी है मणिपुर, डी है पश्चिम बंगाल। तो कर्क रेखा ये मणिपुर से नहीं गुजरती है। फिर अगला सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, तीर के द्वारा दिखाई गई भू आकृति। आप इस भू आकृति को ध्यान से देखें। जो पहला ऑप्शन है बैथोलिथ, बी है लैकोलिथ, सी है लोपोलिथ, डी है फैकोलिथ। तो इसका सही आंसर है बैथोलिथ। आप ऐसे इसको ध्यान से रख सकते हैं कि जैसे ये जो हम लोग बैठते हैं ना, बैठो, तो बैठने पे इसी तरह का आकार बनता है। ये हम लोग का सिर का आकार हो गया, ये कंधा उंधा का भाग हो गया। जब हम लोग नीचे ज़मीन पे बैठते हैं तो इसी आकार का है। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ये बैथोलिथ है, बैथोलिथ नहीं बैथोलिथ है।
फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। ग्रेनाइट का कायांतरित स्वरूप है। ऑप्शन ए क्वार्टजाइट, बी है सिस्ट, सी है नाइस और डी है संगमरमर। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी का आइडिया होगा तो ये बहुत आसानी से लगा सकते हैं इसका नंबर, कि इसका सही ऑप्शन होगा नाइस। नाइस सी ऑप्शन, ग्रेनाइट का कायांतरित रूप है नाइस। फिर नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। भारत में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना मुंबई में कब हुई थी? ये साल पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 1832, दूसरा है 1850, तीसरा 1854 और चौथा 1872। तो आपको याद होगा, ये आसान ही लेवल का सवाल है कि काबस जी नाना भाई डाबर के द्वारा 1854 में बॉम्बे शिपिंग एंड वीविंग कंपनी का गठन किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1854। अब देखते हैं अगला सवाल। कोनको देश का नाम है, में स्थानांतरित कृषि का नाम है। ये शिफ्टिंग, एक टाइप का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। यह कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है? पहले ए ऑप्शन है मैक्सिको, बी है वेनेजुएला, सी है ब्राज़ील और डी है कांगो बेसिन। तो ये कोनको वेनेजुएला में स्थानांतरित कृषि का नाम है। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं 87। कुकरेल परियोजना, हाँ, किसके संरक्षण की परियोजना है? खाली स्थान में भरना है। ए है सांप, बी है कछुआ, सी है गिद्ध और डी है मगरमच्छ। तो ये परियोजना हम लोग के स्टेट के बगल के ही स्टेट से संबंधित है, जहाँ पे ये शुरू किया गया था मगरमच्छ के संरक्षण के लिए, क्रोकोडाइल के संरक्षण के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित चित्र में कौन सी भू आकृति दिखाई गई है? भू आकृति को ध्यान से देखिएगा, ये कौन सी भू आकृति है। और अगर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो ये भू आकृति आपके दिमाग में आ रहा होगा। आप देखिए, पहला ऑप्शन ए है इरेटिक्स, बी है इंसेल्वर, सी है मोनॉक, डी है पर्वत स्कंद। तो इसका सही आंसर मोनॉक है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। बुशमैन की मुख्य परंपरागत आर्थिक क्रिया है। ए है मत्स्यायन, बी है शिकार, सी है संग्रहण और डी है कृषि। तो बुशमैन जानते हैं कि कालाहारी रेगिस्तान के आसपास बोत्सवाना कालाहारी डेजर्ट के आसपास ये पाए जाते हैं और इनका मुख्य जो आर्थिक क्रिया है वो शिकार एवं संग्रहण दोनों है। लेकिन इनका ट्रेडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बोलते हैं, मुख्य परंपरागत आर्थिक क्रिया इनका सिर्फ हंटिंग, शिकार है। 90 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90। माओरी जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। तो जनजातियों के बारे में जिन्हें आइडिया होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है सामोआ, सी है न्यूजीलैंड और डी जापान। तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। भृगु का निर्माण खाली स्थान की क्रियाओं से होता है। भृगु को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लिफ। क्लिफ का निर्माण किसकी क्रियाओं से होता है? तो हिमनद, बी है नदी, सी है सागरीय तरंगे और डी है वायु। तो इसका सही आंसर होगा सागरीय तरंगे। सागरीय तरंगे, जितना ये सागरीय तरंगे की क्रिया होगा उससे भृगु का निर्माण होता है। फिर अगला सवाल देखते हैं। बेंगुएला बंदरगाह किस देश में? ये एक बंदरगाह का नाम है किसी देश का। ए है अंगोला, बी है कांगो, सी है नामीबिया और डी है दक्षिण अफ्रीका। तो बेंगुएला मिलाइए यहाँ पे, बेंगुएला अंगोला, ये दोनों भाई बहन जैसा लग रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा अंगोला, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे का प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को, फिर देश का नाम है, में टाइफून कहते हैं। किस देश में उस उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहा जाता है? ऐसे समझा जाए इसको कि किस देश में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहते हैं। तो ऑप्शन ए है यूएसए, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है जापान और डी है चीन। तो
ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है टाइफून, ये नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में ये चलता है, और जैसे ही इसका दिशा या स्थान बदल जाता है, इसका नाम बदल जाता है, तो इसे जापान में टाइफून कहते हैं। अगला सवाल लेते हैं, रिफ्ट घाटी को खाली स्थान भी कहते हैं, मतलब रिफ्ट घाटी का दूसरा नाम क्या है? ए है भ्रंशतल, बी है हार्स्ट, सी है ग्रेवेन और डी है नेपिस। तो अगर इंग्लिश का सिनोनिम्स का भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो उससे भी आपको इसका आंसर मिल सकता है। रिफ्ट घाटी को भ्रंशतल भी कहते हैं, या हार्स्ट भी कहते हैं, ग्रेवेन कहते हैं, या नेपिस। तो रिफ्ट घाटी को भ्रंशतल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 95 ले लेते हैं। स्वर्ण त्रिकोण में शामिल देश है ना, गोल्डन ट्रायंगल। एक बार पिछले दशक में ये व्यापार के लिए बनाया गया था, कुछ देशों का समूह है। तो इसमें कौन कौन से शामिल देश हैं? ए है कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, बी है लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, सी है कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और डी है लाओस, कंबोडिया, म्यांमार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड। और क्वेश्चन नंबर 96 ले लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन ए 394 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 428 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 328 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जो भी व्यक्ति जो भी परीक्षार्थी ये झारखंड से संबंधित जीके का अध्ययन किए होंगे जनसंख्या संबंधित, तो वो आसानी से लगा सकते हैं कि झारखंड का जनघनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 97। यूएसए के किस राज्य या प्रांत में मियामी समुद्र तट है? इसको ऐसे समझिए कि मियामी सी कोस्ट है, मियामी सी कोस्ट ये संयुक्त राज्य अमेरिका के किस प्रांत में स्थित है? तो ऑप्शन ए है अलाबामा, बी है फ्लोरिडा, सी है जॉर्जिया और डी है लुसियाना। तो अमेरिका के अलग अलग प्रांत का जानकारी होगा। वैसे फ्लोरिडा तट पे बहुत लोग जाते हैं सैर करने के हिसाब से, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी हुआ फ्लोरिडा। फ्लोरिडा स्टेट में, यूएसए के फ्लोरिडा स्टेट में मियामी समुद्र तट स्थित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 98। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर झारखंड से बेहतर है ना? झारखंड से बेहतर साक्षरता दर किसका है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है राजस्थान, सी है जम्मू एवं कश्मीर और डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को पता ही है कि झारखंड का महिला साक्षरता दर 56.21% है, 56.21%। और साक्षरता में जो नीचे से जो महिला साक्षरता दर, उसमें नीचे से फर्स्ट आते हैं राजस्थान और नीचे से सेकंड आते हैं बिहार। इन दोनों का स्थान नीचे से फर्स्ट सेकंड है। और जम्मू कश्मीर का जो स्थान है को ऑप्शन नंबर सी, यहाँ महिला साक्षरता दर करीब 58% है। जैसे झारखंड का 56.21% है, तो जम्मू कश्मीर का 58% है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 99। झारखंड के किस जनजातीय समूह में धुमकुरिया जैसी विशिष्ट परंपरा पाई जाती है? ए ऑप्शन है मुंडा, डी है उरांव, सी है संथाल और डी है ये सभी। तो धुमकुरिया एक युवा गृह होता है यहाँ के जनजातीय समूह का। किसी का जैसे घोटुल होता है, धुमकुरिया, इस तरह से अलग अलग जो जनजातीय समूह है उसका युवा गृह है यहाँ पे झारखंड में। तो यहाँ पे जो धुमकुरिया है ये उरांव जाति
उरांव जनजाति से संबंधित है उनको ये। और पेपर 1 का जो एलडीसी एग्ज़ाम का पेपर 1 का जो अंतिम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 100, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, मतलब कौन है? ए है हुंड्रू, बी है सदनी, सी है बूढ़ा घाट और डी है पंचघाट। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, उसे बूढ़ा घाघ बोलते हैं। बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये हुआ दूसरा पार्ट वीडियो का। कुल मिलाकर अब तक आपने जनरल स्टडीज़ पेपर का 100 सवाल का प्रश्न और उत्तर देख लिया आपने। अगर इन प्रश्नों में से किसी का उत्तर पे आपको संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके संदेह का निराकरण हो, या और कोई सवाल हो तो आप ज़रूर लिखेंगे। और अगर ये वीडियो आपको रियली पसंद आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।